हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ओवरव्यू। अब आप देखते हैं हाउ आर फॉरेन सब्सटेंसेस recognized by the immune system। तारक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके लिए यही था, कैसे ये एंटीजन जो है, इतना सारा डाइवर्सिटी है एंटीजन का, ऑलमोस्ट मतलब वर्ल्ड में देयर आर मेनी मेनी मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ organic molecules, billions of types of organic molecules, and how an immune system can be immune response can be elicit with any of the organic compound. Any type of organic compound can elicit the immune response. Okay. So one of the great enigmas confronting early immunologists was what determines the specificity of immune response for a particular foreign material or antigen. The general term, antigen is a general term for any substance that elicits a specific response by B or T lymphocyte. कोई भी foreign substance या any substance which can elicit a specific response by lymphocytes is termed as antigen. So सबसे पहले जो है इसी पास्चर इंस्टीट्यूट में in 1900 they expanded the concept of immunity beyond infectious disease, because कब की बात है, in that time बार तस्नीम is waiting. Okay. So इस समय लोग डायबिटीज से या हाइपरटेंशन से, बीपी से, ग्लूकोज से, हार्ट अटैक से, ये सब मोटापा से, ये सब से थोड़े मरता था इस समय 1900 में। लोग मरते थे इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से, महामारी, हैजा, कोलरा, टाइफाइड, टीबी, प्लेग, ये सब फैलता था, स्मॉल पॉक्स, इसकी वजह से जाने जाती थी। वो सब पर काफी कंट्रोल हो गया वैक्सीन के बाद, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज का वैक्सीन बना। तो यहाँ तक साइंटिस्ट को यही समझ था कि इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। अभी तक तो यही समझ में आ रहा था, यानी डिजीज काउजिंग पैथोजन इफ इज एंटरिंग योर बॉडी, देन इट इज एक्टिवेटिंग योर इम्यून सिस्टम टू एलिसिट इट्स रिस्पॉन्स। ओके, बट this was challenged in around 1900 by Jules Bordet at the Pasteur Institute. How they have done it? What they have done it actually? Concept को infectious disease के बाहर ले गया, यानी he demonstrated that non-pathogenic substance such as RBC from other species could also serve as antigens. Means RBC of one organism, if it is introduced into or injected into another organism, even if the same species is there, then the antibody will be produced against the RBC of the foreign. Okay, the molecules present on the RBC cell surface, antibodies will be there in the serum of that individual in which the RBC has been injected. And those antibodies are specific and against the entered RBC, newly entered RBC, foreign RBC. And RBC तो वायरुलेंट नहीं है, डिजीज काउजिंग नहीं है, नॉन पैथोजेनिक नहीं है, तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया कि भाई ये डिजीज काउजिंग पैथोजन के घुसने से ही इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होता है,
या कुछ और भी करके देखते हैं। ठीक है, तो इसने सबसे पहले जो क्या किया, आरबीसी को इंजेक्ट कर दिया डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीसीज एंड कुड आल्सो सर्व एज एंटीजेंस। ठीक है, एंड दैट आल्सो सर्व एज एंटीजेंस। सो द वर्क ऑफ, उसके बाद जो है मतलब ये जो आदमी था जुल्स बॉर्डेट, ये गुरु था, उसका ये दो चेला था, स्टूडेंट था, कार्ल लैंडस्टियर और एक दो और था, एंड दोज हु फॉलोड हिम, किसको, इसको फॉलो किया जुल्स बॉर्डेट के इस कंसेप्ट को, इम्यूनिटी इन्फेक्शन, demonstrating that the non-pathogenic substances such as red blood cells from other species could also serve as antigens। इस अपने सिद्धांत को यूज करके these guys who followed him showed that injecting an animal with almost any non-self organic compound, any non-self organic compound, सोच लो कितना अजूबा का बात है। दुनिया में इतने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, बिलियंस ऑफ टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, और जिसका सिंथेसिस आज तक नहीं हुआ है वो भी, यानी किसी नया कंपाउंड को आज लेबोरेटरी में आप सिंथेसाइज करो और उसको इंजेक्ट कर दो चूहा में, चूहा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा। मतलब आज तक धरती में वो कंपाउंड कभी आया नहीं वजूद में, जब से बनी धरती, नया आज लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए वो कोई नया कंपाउंड, वो भी उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत अजूबा का बात था उन लोगों के लिए, समझ में नहीं आ रहा था ये होता कैसे है। क्योंकि आप लोग पढ़े हो प्रोटीन ट्रांसलेशन, क्योंकि एंटीबॉडी with different specificity will be having different structure. Different structures means different amino acid composition. Different amino acid composition means different messenger RNA sequence. Different messenger RNA sequence means different gene. So how is it possible that there are billions of types of substances in the world? So, and for each type there is a different type of antibody. Each type of antigen there is a different type of antibody. तो सब एंटीबॉडी के अगेंस्ट जीन होगा फिर हमारे जीनोम में, एक इसी का बिलियंस ऑफ जीन हो जाएगा फिर। तो इतने भी एंटीबॉडी, और हम लोग कितना भी तरह का एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिलियंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी यू कैन प्रोड्यूस एनी थिंग which is having some antigenic property can elicit the immune response. So this was the wonder at that time, and they could not solve that problem. And they were saying that any non-self organic molecule, chemical, could produce production of antibodies that would bind specifically to the chemical. Specifically उस chemical से bind करेगा। Not only this, आगे और एक एडिशन उनको चमत्कार अजूबा मिला। These studies demonstrated that the antibodies have a capacity for an almost unlimited range of reactivity. तो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया उनके स्टडी ने कि एंटीबॉडी जो है हैव अ कैपेसिटी फॉर एन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रेंज ऑफ रिएक्टिविटी इंक्लूडिंग responses to compounds that had only recently been synthesized in the laboratory and are otherwise not found in nature. उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी जो है बनने के लिए रेडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडी बनने का जो सिलेक्शन है, जो सीक्वेंस है, वो पूर्व निर्धारित है। एंटीजन एनकाउंटर होने से पहले से ही निर्धारित हो गया कि एंटीबॉडी कौन सा बनने वाला है। तो ये कैसे भविष्य में कैसे जाके देख लिया कि वो कौन सा एंटीजन एनकाउंटर करेगा, उस एंटीजन का स्ट्रक्चर क्या होगा, और उस हिसाब का एंटीबॉडी प्रोटीन है तो उस प्रोटीन के लिए स्पेशल टाइप ऑफ जीन जो उस प्रोटीन को कोड करेगा, वो जीन उसमें मौजूद है पहले से। बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, आपके सिलेबस में होगा शायद। इसको बोलते हैं जीन रीअरेंजमेंट होता है। और जीन जो है इतना मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में रीअरेंज हो जाते हैं, इसीलिए इस तरह का एंटीबॉडी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, और ये काफी सुंदर मैकेनिज्म है।
तो इसीलिए इसका नाम फिर आगे जा करके इन्होंने दो थ्योरी दिया। और कैसे दिया दोनों थ्योरी, तुम लोग को हंसी भी आएगा, इसमें नकल करके ये थ्योरी आई, सिलेक्शन थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। जो साइंटिस्ट थे इन्होंने नकल किया, कैसे देखो बताते हैं। तो ये तो है, इन एडिशन इट वाज शोन दैट द मॉलिक्यूल्स डिफरिंग इन स्मॉलेस्ट डिटेल। हाँ, इन एडिशन टू दैट, अगर मॉलिक्यूल में थोड़ा सा भी स्मॉलेस्ट डिटेल का भी डिफरेंस होगा तो भी, जैसे एक मतलब प्रोटीन में 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड होता है, जिसकी प्रोटीन में जनरली होता ही है, एक अमाइनो एसिड का भी डिफरेंस अगर होगा दो प्रोटीन के बीच में, तो भी एंटीबॉडी जो है स्पेसिफिकली प्रोड्यूस होगा अगेंस्ट बोथ टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, बोथ टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। अगर एक अमाइनो एसिड का भी डिफरेंस, और दोनों स्पेसिफिक होगा एक दूसरे के प्रति, एक का रिएक्शन दूसरे से नहीं होगा, फिर इसका उसके साथ क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होगी, इवन इफ ए सिंगल अमाइनो एसिड डिफरेंस इज देयर। ओके, सो could be distinguished by the reactivity with different, so two major, तो इसके पीछे क्या, ये इसके पीछे क्या हाइपोथेसिस, क्या कारण हो सकता है, तो उस समय उनको समझ में नहीं आया, तो टू मेजर थ्योरी, दो थ्योरी दिया उन्होंने, जो कि कुछ दिन तक चला, बाद में रिजेक्ट हुआ। टू मेजर थ्योरी were proposed to account for this specificity. First one is the selective theory and another one is the instructional theory. So एक एक करके देखते हैं कैसे ये नकल किया है। तो earliest conception of the selective theory dates to Paul Ehrlich. Ehrlich जो है 1900 में इसको कंसेप्चुअलाइज किया, मतलब प्रपोज किया, in an attempt to explain the origin of serum antibody. Ehrlich proposed that cells in the blood expressed a variety of receptors which he called side chain receptors. Okay, ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। इस फिगर को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये साधारण फोटो नहीं है, इसको आप समझिए वो क्या रहा है यहाँ पर। इसमें ये एक्चुअली पॉल एलरिच वाला ही एक्सप्रेशन है। पॉल एलरिच ने क्या किया, उस 1900 में तो उसने ये थ्योरी दिया। उसके पहले जो थे एक साइंटिस्ट एमिल फिशर, इन्होंने 1894 में एंजाइम और इसका सबस्ट्रेट का थ्योरी दिया था, लॉक एंड की अरेंजमेंट का, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का भी स्पेसिफिसिटी होता है, पढ़े होगे आप तो। यस सर। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी जो है एंटीबॉडी और एंटीजन का स्पेसिफिसिटी है आपस में, हर प्रकार के एंटीजन के लिए एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी होता है। तो इन्होंने यही थ्योरी दिया, इनका सोच के कि इन्होंने 1894 में ये दिया। इसी के आधार पर बोरोइंग कंसेप्ट, कहाँ से कंसेप्ट बोरो किया, बाय एमिल फिशर। 1894 में इन्होंने कंसेप्ट बोरो किया कि पॉल एलरिच जो है 1900 में फिर ये 6 साल के बाद ये थ्योरी दिया। तो इसका कहना ये था, आप समझो इसने क्या बोला है। ये चारों फिगर को देखिएगा आप लोग। इसने क्या कहा कि जो सेल एंटीबॉडी बनाता है ना, उस सेल के ऊपर डिफरेंट तरह के एंटीजन को पकड़ने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स मौजूद हैं उसके सरफेस पर। यानी बहुत तरह का सरफेस पर प्रोटीन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द इम्यून रेस्पॉन्स। Okay, here you can see in this photo, this structure, this one is different, this structure is different, this structure is different, and this structure is different. Can you notice the difference? Should I magnify this picture? ध्यान से देखो इसको। Can you observe the difference, structural difference between this, and this? Yes sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. You can carefully see the structural difference. Here there is a different structure. So what he proposed, that antibody
और द रिसेप्ट, उस समय एंटीबॉडी टर्म नहीं आया था, उसने इसको बोला साइड चेन रिसेप्टर नाम दिया इसका। The cells which are involved in the immune response express different types of side chain receptors on its cell surface. So these cells are expressing different types of side chain receptors. ये आपको समझाने के लिए अलग अलग तरह का दिखा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड चेन स्ट्रक्चर्स ऑन द सेल सरफेस, क्लियर है। अब जो है आप देखिए, these are the antigens or pathogens you can consider these structures. एरो दिख रहा है आपको, this structure and this structure, तीनों। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर क्लियर दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं दिखेगा क्लियर तो हाँ, नहीं होगा। तो now you can clearly tell this structure will not fit in this structure. Will this fit in this structure? देखो दोनों compatible है क्या? Will it fit? No, sir. It will not fit. ये fit करेगा क्या? नहीं। Might not be. हाँ, yes, sir. Yes, sir. करेगा। Yes, sir, कर सकता है। Not, but in picture it is showing only this one is fitting, black one. So I'll consider that these two are not fitting. So when इसका नॉइज आ रहा है, म्यूट कर लो। When that cell encounters that cell, कौन सा सेल? वो सेल जिसके सरफेस पर बहुत टाइप का एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने वाला साइड चेन रिसेप्टर मौजूद है, उसको जब अपना स्पेसिफिक मिल जाता है एंटीजन का, साइड चेन से बाइंड करने वाला एंटीजन बाइंड करने के लिए मिल गया उसको, यानी ये पैथोजन है, या तो पैथोजन है या एंटीजन है, या पैथोजन के सरफेस का एंटीजन है। जब वो मिल गया और वो जब बाइंड हो गया, ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन, सेलेक्टिव थ्योरी है, वर्ड पर गौर करना। सिलेक्शन मतलब अब आउट ऑफ all these different types of receptors which are present on the cell surface, now out of these 3, 4, only this one is selected by this pathogen or antigen. Clear है कि नहीं? This one is selected, not this one, not this one, not that one. So this one is selected, this one has bound to this this is compatible with this. So this antigen, this side chain receptor has bound to the antigen. So this type of side chain receptor means this structural type of side chain receptor now got selected. So the cell will express that type of side chain receptor more in number. Now you can see in these two figures, that type of side chain receptor, this type of, now this is getting expressed more in number. Ignoring this type, now the cell is expressing only this type. प्रोटीन सिंथेसिस उसमें फटाफट होने लग गया, एक बार जैसे बाइंड हुआ, उसके बाद इस तरह का रिसेप्टर जो है और ज्यादा मात्रा में बना करके सेल सरफेस पर एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे ही एक बार एंटीजन उस पर टच किया, वो एक्टिवेट हो गया, और उसी टाइप का रिसेप्टर, मतलब समझ गया कि इस टाइप का रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीजन आ गया है, अब फटाफट बनाओ ज्यादा मात्रा में इसको, ताकि न्यूट्रलाइज कर सके पैथोजन को। तो अब जो है पैथोजन के आपके होस्ट सेल के अंदर, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, दैट ओनली दैट टाइप, इस टाइप का क्यों बनाएगा? वो बेकार होगा, सेल के लिए एनर्जी वेस्ट होगा अगर इस टाइप, क्योंकि इसके स्पेसिफिक पैथोजन है ही नहीं। पैथोजन जो है वो ये रिसेप्टर उस पर वर्क करेगा पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक, दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर इज स्पेसिफिक। मैं क्लियर हूं या नहीं हूं? और Yes, सर sir. रिमेनिंग रिसेप्टर्स है तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे वो मतलब खत्म होते चला गया क्या? They are less in copy number. Okay. इनिशियली हम आगे बताएंगे, ये उसकी दिमाग की कल्पना है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस उसको मिला नहीं, लेकिन ये समझना आपको जरूरी है क्योंकि ये कंसेप्ट है, और आगे हम देखेंगे कि ये जो थ्योरी है बहुत हद तक सही है आज भी।
पूरा साइंटिफिक एविडेंस मिल गया। इसमें बस एक ही गलती है, उसने जो कल्पना की, जो थ्योरी दिया कि ये सिलेक्शन थ्योरी है, सेलेक्टिव थ्योरी है, ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि ये एंटीजन जब है इस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेगा, तो अब हमको चूंकि एंटीजेनिक चैलेंज है, तो इस टाइप का हमको एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के इसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमको चाहिए ज्यादा मात्रा में। पहले वो फ्यू कम कॉपी नंबर में था, एक ये था, एक ये था, एक इस टाइप का था, एक इस टाइप का था, सब बराबर मात्रा में कुछ 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 था। लेकिन जैसे ही आया कि भैया इसके साथ इसका अब मुकाबला हुआ, अब इस टाइप का चाहिए, इस टाइप का क्यों बढ़ाएगा सेल नंबर। अब ये इस पर्टिकुलर टाइप का जो एंटीबॉडी है, यानी सेल बाउंड रिसेप्टर है, उसका कॉपी नंबर जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर करके अब ये बढ़ाना शुरू कर देगा सेल। तो सेल जब इसका कॉपी नंबर, सर ऑलमोस्ट पूरा यही हो गया ना? ऑलमोस्ट पूरा यही हो गया, बाकी की जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना, क्योंकि इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अभी ये वाला बीमारी घुसा है, इसका वाला जब बीमारी घुसेगा, इसका जब एंटीजेनिक चैलेंज वाला बीमारी आएगा, तब फिर इसका सिलेक्शन हो जाएगा, समझे। जब बीमारी खत्म हो जाएगा तो फिर ये रिसेप्टर गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ना ही सिर्फ इतना ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी में, कि फिर वो रिसेप्टर देखो यहाँ सिक्रीट हो रहा है, फिर टूट टूट के बाहर निकल रहा है सेल से, इतना ज्यादा मात्रा में सिक्रीट कर गया, ओके, बना दिया। तो ये इसी तरह सेल सरफेस से बाहर टूट टूट के निकल गया बाहर, ठीक है, सिक्रीट आउट हो गया। सो दीज आर द सॉल्युबल एंटीबॉडीज। तो उन्होंने कल्पना ऐसी की थी कि ऐसे ही हो रहा होगा, और एग्जैक्टली ऐसे हो, एग्जैक्टली नहीं, मोटा मोटी ऐसे ही होता है। बस एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि उनसे एक गलती हो गई, मतलब चूंकि उसके पास कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, इसने सिर्फ कल्पना के आधार पर ये किया, इसने पिक्चर बनाया। तो एक क्या है उसमें, इसको रिफाइनमेंट अगर कर दें तो बस एक्चुअली क्या होता है, यहीं से रिफाइनमेंट करना पड़ेगा कि सेल पर जो है एक ही टाइप का प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। सो a full army of cell is required, and if that cell, specific cell, is encountered by the pathogen, आगे देखेंगे हम लोग टी सेल जब पढ़ेंगे तब, बी सेल पढ़ेंगे तब, then that cell proliferates, okay. So instead of having many types of receptors, now these receptors are called as antibodies. So many receptors, single type of receptor is present on the cell surface. So a different types of cells with different types of antibody like structure present on the surface is required. कोई वेटिंग है क्या? नेहा शेख। तो समझ में आया आपको? क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी है पॉल एलरिच का। इसमें साइड चेन थ्योरी टू एक्सप्लेन एंटीबॉडी फॉर्मेशन। इन एलरिच इनिशियल थ्योरी, the cell is pluripotent in that it expresses a number of different receptors or side chains, all with different specificities. If an antigen encounters this cell and has a good fit with one of its side chain, किसी एक side chain के साथ अगर इसका good fit हो गया, then synthesis of that receptor, which receptor? जिसके साथ good fit हुआ, that receptor is triggered and the receptor will be released. Triggered हो गया, उसका फिर production and the receptor will be released. क्लियर हूं मैं? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आया ये सेलेक्टिव थ्योरी? यस सर। यस सर। यस सर। सेलेक्टिव थ्योरी। उसके बाद जो है देखा देखी, नकलची का तो कमी है नहीं। सेलेक्टिव थ्योरी कब आया? 1900 में, है ना। तो जो है, लेकिन ये कुछ हद तक सही हुआ। देखो इसका हम थोड़ा पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है।
बोले भी हम वही सब है, लेकिन देख लो। बोरोइंग ए कंसेप्ट कहाँ से लाया? एमिल फिशर का 1894, टू एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट. Ehrlich proposed that the binding of the receptor to an infectious agent was like the fit between a lock and key. Ehrlich suggested that the interaction between an infectious agent and a cell-bound receptor would induce the cell to produce and release more receptors with the same specificity. Ehrlich suggested that the interaction जब होगा, interaction between an infectious agent, ये infectious agent, and a cell-bound receptor would induce the cell to release more receptors with the same specificity. इसी specificity का ज़्यादा से ज़्यादा receptor release होगा. In Ehrlich's mind, the cells were pluripotent, expressing a number of different receptors, each of which could be individually selected. यहीं से term आया selected. कोई भी एंटीजन रिसेप्टर सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन वो सेलेक्ट कब होगा? जब उसका एंटीजन से टच डाउन होगा, मुकाबला होगा, सामना होगा, एंटीजन से उसका बाइंडिंग होगा, तभी उसका सिलेक्शन होगा. एंटीजन से बाइंडिंग नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा. और जब सिलेक्शन होगा तो वो रिसेप्टर जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कॉपी नंबर उसका बढ़ेगा, सिक्रीशन उसका फिर और ज्यादा भी होगा. So that is why it is called as selective theory. According to Ehrlich's theory, the specificity of the receptor was determined in the host. तो अब क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? आप सोचो कि specificity of the receptor is coming from where? Genome, gene of that cell, coming from the gene of that cell. Okay, ये point of आप important है, समझ लीजिए. मतलब इसको पता नहीं है कि अगले का स्ट्रक्चर कैसा होगा एंटीजन का, फिर भी उसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना के तैयार रखे हुए हैं. यानी रिसेप्टर का स्ट्रक्चर, ये तो बहुत सिंपल वे मैंने आपको समझाएगा. ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर सब स्ट्रक्चर है, बहुत डिफरेंट टाइप पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकता है, मिलियन बिलियंस ऑफ टाइप्स मॉलिक्यूलर लेवल पर आप इमेजिन करो तो all those types of structures which are fitting into this, that is being predetermined. भविष्य में पहले से जन्म कुंडली इसका तैयार है. समझ लो कि कौन सा एंटीजन होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी. सो ये भी बात उस समय उनको समझ में नहीं आई, बस ये उनके दिमाग में कल्पना दी कि क्योंकि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यही होता होगा, तभी ऐसा हो सकता है. पूरा दिमाग लगा के उसने बैक कैलकुलेट किया और फिर उसका इस थ्योरी एलरिच को फिर इस यहाँ से मदद भी मिल गया इससे आइडिया लगाने में. फिर अल्टीमेटली so what is happening here, the specificity of the receptor was determined in the host before its exposure to the foreign antigen, before, and therefore the antigen selected the appropriate receptor. इसी वजह से एंटीजन जो है एप्रोप्रिएट रिसेप्टर को सेलेक्ट कर लेता है जिसके साथ उसका बेस्ट फिट होगा, और जिस भी रिसेप्टर के साथ बेस्ट फिट होगा वो रिसेप्टर सेलेक्टेड हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी ज्यादा मात्रा में. पहले कम एक कुछ था कॉपी नंबर, अब उसका मैनीफोल्ड हो जाएगा ताकि एंटीजेनिक चैलेंज को न्यूट्रलाइज किया जा सके. Ultimately, most aspects of Ehrlich's theory would be proven correct with the following minor refinement. Instead, one cell making many receptors, each cell makes many copies of just one membrane-bound receptor, यानी one specificity. हर सेल के पास एक ही specificity का receptor होता है. This is true. Okay, this we know that today. So ये इस टाइप का नहीं कि एक सेल के ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप का है, तो कितना बिलियंस ऑफ टाइप का थोड़े हो सकता है, दुनिया में जितना तरह का है थोड़े हो सकता है. तो एक सेल के ऊपर एक तरह का है और एक सेल उस तरह के सेल कई अलग अलग तरह के हैं, तो अलग अलग तरह के रिसेप्टर हैं, लेकिन हर सेल पर एक ही तरह का रिसेप्टर है. सो एन आर्मी ऑफ सेल्स each with a different antigen specificity is therefore required. So here we see that the selected B cell, यहाँ पर क्या हुआ, यही B cell है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है. तो selected B cell can be triggered
to proliferate and to secrete many copies of these receptors in soluble form, now called antibodies, once it has been selected by antigen binding. So यहाँ italics में जो आपको line है, ये italics में line है, ये modern day finding है, okay? यहाँ पर भी जो italics में line है, this is the modern day finding, कि each cell make many copies of just one membrane bound receptor, one specificity, and the selected B cell can be triggered to proliferate and to secrete many copies of these receptors. उसमें उसने इसको बी सेल नहीं बोला था, अब हम जानते हैं कि ये बी सेल ही है। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, जो जिसका नाम है इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। ये भी नकल किया, लेकिन जब नकल किया तब तक इस थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं था, इस क्योंकि अभी तक ये कल्पना ही माना जा रहा, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था उनके पास। इन द 1930s एंड 40s क्या हुआ, ये लिनस पॉल थे एक साहब, नाम सुने होंगे। इन 1930s and 40s the selective theory was challenged by various instructional theories, and these theories held that antigen played a central role in determining the specificity of the antibody molecule. ये क्या किए, एक लिनस पॉल था, लाइनस पॉलिंग थे, और इन्होंने एक थ्योरी दिया था, ये प्रोटीन फोल्डिंग को एक्सप्लेन किए थे उसी समय, ताजा कि प्रोटीन में कैसे फोल्डिंग होता है। तो उनके इस कंसेप्ट को इसने बोरो किया, और ये दोनों साइंटिस्ट फ्रेडरिक बर्लिन एंड फेलिक्स हॉर्विट्ज, बाद में रिजेक्ट हो गया ये थ्योरी, बहुत ही बकवास थ्योरी था इसका। सब जगह एक ही फॉर्मूला नहीं चल जाता है, यहाँ लह गया तो यहाँ थोड़े लह जाएगा। प्रोटीन फोल्डिंग अलग मैकेनिज्म है, वहां पर ये ट्रू है, तो प्रोटीन फोल्डिंग वाला मैकेनिज्म को इन्होंने लगाया। कहा क्या कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शनल थ्योरिस्ट्स ए पर्टिकुलर एंटीजन, एक एंटीजन के अगेंस्ट इतना सारा डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी कैसे जनरेट होता है, तो उसी का एक्सप्लेनेशन है कि एंटीजन जो है उसका एक्सप्लेनेशन तो एक ये टाइप का हो गया, और एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दी, ये इंस्ट्रक्शनल थ्योरी वाले जो दे रहे हैं, जो ये क्वेश्चन हम शुरू से कर रहे हैं, क्यों इस डिफरेंट टाइप का एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहा है, दुनिया में इतने तरह के एंटीजन हैं, उस सब के अगेंस्ट स्पेसिफिक जो कभी आज तक बना भी नहीं है मॉलिक्यूल, उसके अगेंस्ट भी, और पहले से डिटर्मिनेंट है, जीन में है। ओके, सो इन्होंने क्या कहा कि पर्टिकुलर एंटीजन वुड सर्व ए टेम्पलेट, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है ना, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन, तो ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी, तो यही बोला कि एंटीजन का जैसा जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे खांचा में सांचा बनता है, वैसे ही वो खांचा का काम किया, उसके ऊपर वो सांचा बन गया, एंटीबॉडी बन गया, उसी में फिर जाके फिट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शनल थ्योरी, पर्टिकुलर एंटीजन वुड सर्व एज ए टेम्पलेट अराउंड विच एंटीबॉडी वुड फोल्ड। एंटीबॉडी भी उसी ढंग से, एंटीबॉडी भी प्रोटीन है, इसका भी फोल्डिंग और प्रोटीन फोल्डिंग है, बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो टेम्पलेट, एंटीजन भी प्रोटीन है, तो एंटीजन टेम्पलेट बन गया, और उसके चारों ओर वो एंटीबॉडी प्रोटीन भी फोल्ड हो गया ताकि उसमें बेस्ट फिट हो सके। ए सॉर्ट ऑफ लाइक एन इम्प्रेशन मोल्ड, जैसे छपाई हुआ। तो the antibody molecule would thereby assume a configuration complementary to that of the antigen template. So this concept was first postulated by these two, the first, okay, and the terms of the protein folding यहाँ से लिया, लेकिन बाद में जो है सो ये रिजेक्ट हो गया। So in 1950s selective theories resurfaced, अभी तक इग्नोर चल रहा था, 1900 में दिया था, 50 साल के बाद फिर आया एक मार्केट में, सीन में। In the 1950s, selective theories resurfaced as a result of new experimental data. Experimental data आया और इसने तहलका मचा दिया। क्या बोला? Through the insights of McFarlane, Burnett, this model was redefined into a hypothesis that came to be known as clonal selection theory.